अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो रही है, जैसे मैंने ग्रुप में भी बताया था और उस दिन लेक्चर में भी बता दिया था। वालिद साहब के साथ हॉस्पिटल में मसरूफियत थी, तो बस आप लोगों की दुआओं की वजह से या शायद वो गिफ्ट वाली या ज़कात वाली क्लासेस का असर था कि माशाल्लाह से ऑपरेशन अच्छा हुआ, कामयाब हुआ। तो आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा लेट मैंने कहा स्टार्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ थोड़ी सी मसरूफियत थी हॉस्पिटल में। तो चलिए मज़ीद टाइम ज़ाया किए बग़ैर मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। ज़रा कमेंट सेक्शन में ये बता दें कि आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है। चलिए आवाज़ यकीनन क्लियर आ रही होगी और राइटिंग भी क्लियर नज़र आ रही होगी। तो चले आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। ठीक है, अब आज के टॉपिक में हम दो मुख्तलिफ़ चीज़ें लेके चलते हैं। ठीक है, अब वो चीज़ें यूँ हैं कि थोड़ा सा हम सेंटेंस करेक्शन को कंटिन्यू करते हैं और सेंटेंस करेक्शन के साथ साथ फिर हम यूँ करते हैं कि आखिर में कुछ टाइम रख लेंगे क्वेश्चन आंसर का, एक छोटा सा 10 से 15 मिनट का सेशन रख लेंगे ताकि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप पूछ सकें और मैं कोशिश करूँगा कि उनके आंसर्स दे सकूँ। तो थोड़ा सा सेंटेंस करेक्शन को आगे लेके चलते हैं, राइट। चले हमारे पास जो रूल नंबर 131 है, 130 तक हो गया था, अब आते हैं ज़रा रूल नंबर 131 की तरफ। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड हमारे पास है बट। ठीक है, अब ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि बट का मतलब क्या है। बट का मतलब ज़रा मुझे कोई बता दे। देखिए यकीनन आपके माइंड में बट का जो मतलब होगा वो यस लेकिन वाले मतलब में आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि बट का एक और भी मतलब है जिसे हम कहते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब माँ सिवाय। ठीक है, यस उमे अरूश, वेरी गुड। इसका एक और मतलब भी है जिसका मतलब है माँ सिवाय। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट एक्सेप्ट आसिफ। ठीक है, यानी सारे लड़के मौजूद थे, उन सब में से किसको माइनस कर दें? आसिफ को माइनस कर दें, यानी आसिफ मौजूद नहीं था। ठीक है, अब एक्सेप्ट आप यूँ समझ लें ये किस वाले सेंस में यूज़ हो रहा है? ये माँ सिवाय बट वाले सेंस में यूज़ हो रहा है। अब एक चीज़ ध्यान में रखें, ये वाला जो बट है ना, ये एक्सेप्ट वाला, अगर इससे पहले पॉजिटिव होगा
तो इसके बाद ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा, आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इससे पहले नेगेटिव है तो इसके बाद ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ कि ही हैज़ एवरीथिंग, ठीक है, बट मनी। अब अगर आप देखें, ही हैज़ एवरीथिंग, अब ये पॉजिटिव है, यानी उसके पास सब कुछ है, लेकिन बट के बाद वाली चीज़ नहीं है। अब हमने कहा ना कि अगर बट से पहले पॉजिटिव है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर आपको नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ही हैज़ नथिंग बट मनी, ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ये हो गया नेगेटिव, लेकिन बट के बाद वाली चीज़ है यानी पैसा, राइट। अब इसी रूल को अगर आप सामने रखें, देखिए सेंटेंस नंबर 131 लिखा हुआ है कि ही हैज़ गॉट एवरीथिंग बट नॉट मनी, राइट। तो फिर आप कहेंगे कि जब ये पॉजिटिव है तो बट के बाद ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव हो जाएगा, हमें नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो सेंटेंस हमारे पास होगा ही हैज़ गॉट एवरीथिंग बट मनी, उसके पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो पैसा नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको नॉट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऑटोमेटिकली आप ये समझ जाएं कि अगर बट से पहले पॉजिटिव है तो बट के बाद खुद ब खुद वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन 132, इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं क्योंकि ये आपके काम आएगा। कहाँ पर? टेंस कंसिस्टेंसी में भी, राइट। फिर आप कहेंगे कैसे? देखिए, चल मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी सी डिटेल के साथ। अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, कंडीशन का एक मतलब होता है हालत, जबकि एक का मतलब है शर्त। तो ये वो शर्त वाले जुमले, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तरफ शर्त रखी जाती है जिसको हम कहते हैं इनपुट, और दूसरी तरफ उस शर्त का नतीजा होता है, पूरा होगा तो उसका नतीजा, नहीं होगा तो उसका नतीजा। एक तरफ इनपुट है और एक तरफ आउटपुट है, राइट। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में हम एक कैटेगरी डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल। कौन सा कंडीशनल? ज़ीरो कंडीशनल, ठीक है। ज़ीरो कंडीशनल में क्या होता है कि हम इनपुट को देखकर आउटपुट की 100% श्योरिटी दे सकते हैं, राइट। इनपुट को देखकर आउटपुट की 100% श्योरिटी दे सकते हैं, ठीक है। अब वो दो केसेस में हो, चल पहले इसका फॉर्मूला आपको मैं लिखवा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये 100% श्योरिटी दो केसेस में हो सकती है। नंबर 1, अगर कोई साइंटिफिक ट्रुथ है, राइट। अब साइंटिफिक ट्रुथ, जब साइंस की बात करते हैं तो मैं फ़ौरन सनाउल्लाह साहब की तरफ रेफ़र कर देता हूँ। देखिए, अगर आप बर्फ़ लेंगे और आप उसे बर्तन में डालकर उसको हीट देंगे तो क्या होगा? बर्फ़ पिघल जाएगी। अच्छा, अगर ये एक्सपेरिमेंट आप कल करेंगे तो फिर आप कहेंगे सर फिर भी बर्फ़ पिघल जाएगी। एक हफ्ते बाद करेंगे फिर भी बर्फ़ पिघल जाएगी। यानी बर्फ़ को गर्म करना इनपुट, उसका पिघल जाना आउटपुट, ये 100% श्योरिटी है। क्यों? ये एक साइंटिफिक ट्रुथ है, ठीक है। अब फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ। हम कहते हैं कि
व्हेन यू हीट आइस, यानी जब आप बर्फ को हीट देते हैं तो क्या होता है, इट मेल्ट्स। ठीक है, ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक तो ये हो गया साइंटिफिक ट्रुथ। एक दूसरी चीज़ है जिसे हम कहते हैं सॉलिड रूटीन। चलिए, आप में से कोई मुझे ये बता दें कि रूटीन और सॉलिड रूटीन में क्या फ़र्क है। रूटीन और सॉलिड रूटीन में क्या फ़र्क है? चलिए, मैं ही बता देता हूँ आपको। जब हम बात करते हैं रूटीन के बारे में, रूटीन के बारे में क्या होता है, पाबंदी होती है। कोई काम पाबंदी के साथ किया जाता है, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं छोटी मोटी छुट्टी हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड रूटीन के बारे में, इसका मतलब ये होता है कि इसमें कभी भी कोई भी छुट्टी नहीं होती, नागा नहीं होता। अब कैसे, देखिए, सपोज मेरा दोस्त कराची आया, राइट, वो मुझसे मिला, फिर मेरा दोस्त कुछ अरसे बाद फिर कराची से आया, फिर वो मुझसे मिला, फिर कुछ अरसे बाद फिर आया, फिर वो मुझसे मिला। यानी वो जब जब कराची आया, कराची से कोयटा आया, तब तब वो मुझसे मिला। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई यार, कोई भी एक दफ़ा भी इस तरह नहीं हुआ कि वो कोयटा आया और मुझसे ना मिला हो। यानी ये उसकी क्या है, ये उसकी सॉलिड रूटीन है। इसको सिंपल उसमें देख लेते हैं कि उर्दू में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं कि जब भी, और इंग्लिश में हम उसे कह देते हैं क्या, व्हेनेवर। ठीक है, जब भी, व्हेनेवर। तो हम ये कह देंगे कि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम लूजेस, ठीक है, जब भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हारती है, राइट, तब तब आसिफ ब्रेक्स हिज टीवी। ठीक है, यानी ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या है, सब्जेक्ट है, लूजेस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आसिफ क्या है, सब्जेक्ट है, ब्रेक्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी हुआ क्या है, हुआ ये है कि पाकिस्तान टीम एक दफ़ा मैच हारी, आसिफ ने टीवी तोड़ा, पाकिस्तान टीम फिर मैच हारी, आसिफ ने फिर टीवी तोड़ा, फिर मैच हारी, फिर टीवी तोड़ा। तो बस एक चीज़ आपको कंफर्म है कि यार आज पाकिस्तान का मैच है, अगर पाकिस्तान मैच हार गया, अगला बंदा कहेगा एक चीज़ तो पक्की है, क्या चीज़, कि आसिफ टीवी तोड़ देगा। तो इसलिए ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखें कि जब कभी हम ज़ीरो कंडीशनल के बारे में बात करते हैं, दोनों तरफ आपको मिलती है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब इसको अगर हम अप्लाई करें, whenever he is coming here he brings a lot of gifts। एक तो निशानी ये हो गई कि ये whenever आ गया, जब भी। ठीक है, इस पोर्शन को फिलहाल छोड़ देते। ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट और ये रही हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो ये तो हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म तो मिसिंग है, तो हम इसे काट कर इसकी जगह लिख लेंगे क्या, फर्स्ट फॉर्म।
तो सेंटेंस की करेक्शन हो जाएगी कि whenever he comes here he brings a lot of gifts। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, नेक्स्ट रूल फिर हमारे पास है, देखिए एपॉस्ट्रोफी के डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन एक फंक्शन जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, देखते जाएं, नोट भी करते जाएं। एपॉस्ट्रोफी हम यूज़ करते हैं पोजेशन के लिए, मलकियत के लिए। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिए कुछ घर हैं, ठीक है, वो आसिफ और असद की मुश्तरका मलकियत है, यानी जॉइंट ओनरशिप है, कंबाइंड ओनरशिप है, राइट। तो अब आसिफ भी इनका मालिक है और असद भी इनका मालिक है, यानी जॉइंट ओनरशिप है। जॉइंट ओनरशिप में हम क्या करते हैं, सिर्फ आखिरी नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी वाला रूल अप्लाई करते हैं। अगर मैं लिखूं कि आसिफ एंड असद्स हाउसेस, यानी ये घर जो हैं ये अलग अलग मलकियत नहीं है, बल्कि आसिफ और असद इन दोनों के कंबाइंड ओनर्स है, जॉइंट ओनर्स हैं। हाँ, अगर ऐसा हो, ठीक है, अगर ऐसा हो कि आसिफ के अलग घर हैं, असद के अलग घर हैं, सेपरेट में, तो फिर क्या होगा, आसिफ के साथ मैं अलग से एपोस्ट्रोफी वाला रूल अप्लाई करूँगा और असद के साथ अलग से मैं एपोस्ट्रोफी वाला रूल अप्लाई करूँगा। अब ये सेकंड सेंटेंस का मतलब ये है कि घर हैं लेकिन आसिफ के अलग हैं और असद के अलग हैं, यानी ये इनकी सेपरेट ओनरशिप है। सेपरेट में हम क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी वाला रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये रूल अगर आपको क्लियर है तो आप सेंटेंस नंबर 133 को देख लें। वो कह रहे कि आई विजिटेड आसिम्स एंड तानियास हाउस। एक घर है, अब लाजमी बात है, एक घर सेपरेट ओनरशिप तो नहीं हो सकती है, कंबाइंड ओनरशिप होगी। तो हम क्या करेंगे, आसिम के साथ जो एपोस्ट्रोफी एस है उसे ख़त्म कर देंगे, तानिया वाले एपोस्ट्रोफी एस को रहने देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि आई विजिटेड आसिम एंड तानियाज हाउस लास्ट वीक। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, 134। ठीक है, 134 में फिर वही मैथ वाला रूल हम अप्लाई करेंगे। कौन सा, 2a + 2b। इससे क्या बनता है, 2a + b, राइट। तो आपने इस चीज़ को ज़रा माइंड में रखना है कि अगर एक चीज़ रिपीट हो रही है, चलिए मैं इसको उर्दू में आपको बता देता हूँ और फिर आप बता दें कि उसमें क्या करेक्शन होगी। मैं कहता हूँ कि मुझे 2 नए पेन और 3 पुराने पेन चाहिए। अब ये जो उर्दू वाले हैं वो ये कहते हैं कि आपको अगर एक ही तरह की चीज़ चाहिए तो आप उसको रिपीट ना करें, यानी आप ये ना कहें कि मुझे 2 नए पेन और 3 पुराने पेन चाहिए, बल्कि आप ये कहें कि मुझे 2 नए और 3 पुराने पेन चाहिए, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आपको चाहिए वो कॉमन है, तो आपने क्या करना है, उसको रिपीट नहीं करना। अब देखिए, देयर वर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वर्कर्स इन द फैक्ट्री, राइट। तो आप कहेंगे कि देयर वर 5 एक्टिव एंड 3 लेजी वर्कर्स इन द फैक्ट्री। अब चूंकि वर्कर रिपीट हो रहा है तो आपने वर्कर्स को पहली दफ़ा रिमूव कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल फिर हमारे पास है, देखिए
जब हम बात करेंगे ब्लाइंड इन के बारे में और जब हम बात करेंगे ब्लाइंड विद के बारे में, ठीक है। ब्लाइंड इन का मतलब ये है कि एक आंख से नाबीना, और ब्लाइंड विद का मतलब ये है कि दोनों आंखों से नाबीना, ठीक है। अब सेंटेंस देख लें 135, आसिफ इज ब्लाइंड विद द राइट आई, सीधी आंख से। तो फिर आप कहेंगे सर एक आंख है, तो एक आंख के लिए हम विद नहीं इन यूज कर लेंगे। असद इज ब्लाइंड इन द राइट आई। और 136 में उस्मान इज ब्लाइंड इन बोथ द आइज। अब बोथ मतलब दोनों, और दोनों के लिए हम इन नहीं विद यूज करेंगे। उस्मान इज ब्लाइंड विद बोथ द आइज, राइट। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनका सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। सपोज कैसे, आपके पास एक वर्ड है न्यूज़, सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी वही है। एक वर्ड है सीरीज, सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। एक वर्ड है इनिंग्स, सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है, राइट। अब स्माइल, स्माइल अगर आपको ओरिजिनल नाम होता तो मैं आपको अपने ओरिजिनल नाम से पुकार लेता, तो ओरिजिनल नाम से आप आ जाएं ताकि मैं फिर आपको उसी तरह मुखातिब कर सकूं। अब देखिए, पाकिस्तान विल प्ले अ टेस्ट सीरीज नहीं, अ टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसी तरह बाबर आजम हैज प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग नहीं, इनिंग्स, ठीक है। अब एक और चीज जरा नोट करें, देखिए, अगर हम बात करें कोई चीज़ लिखने की तो हम कहते हैं बाय हैंड, हाथ से लिखा। किस चीज़ की मदद से लिखा? विद पेन। और जब हम इंक की बात करेंगे तो हम लिखेंगे इन इंक। यानी तीन चीज़ें हैं, बाय हैंड, विद पेन, इन इंक, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आप सामने रखें, सेंटेंस नंबर 139, ही रोट विद ब्लैक इंक। अभी हमने पढ़ा कि इंक के साथ विद नहीं इन आएगा। और 140 में ही रोट बाय अ पेन, बाय हैंड होता है, विद अ पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो रूल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो इसको ज़रा गौर से देख लेते हैं कि क्या रूल है, ठीक है। अब देखिए, रूल हमारे पास है किस चीज़ से रिलेटेड? टैग क्वेश्चंस से रिलेटेड, ठीक है। अब टैग क्वेश्चन को टैग क्वेश्चन क्यों कहते हैं? कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि टैग क्वेश्चन को टैग क्वेश्चन क्यों कहते हैं? अरसलान, अगर आप ये प्रेपोजिशंस वाला एक लेक्चर सुन लें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इन के साथ हम इन क्यों लगाते हैं।
चलिए, कोई बता सकते हैं कि टैग क्वेश्चन को टैग क्वेश्चन क्यों कहते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ एज यूजुअल। टैग का मतलब होता है अटैच करना, ठीक है। एलिना खान, मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्यों यूज़ करते, मैं कहता हूँ टैग क्वेश्चन को टैग क्वेश्चन क्यों करते। देखिए, आपने देखा होगा कि लोग अपनी पोस्ट में दूसरों को टैग करते हैं, यानी उनको भी अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब और जब हम कहते हैं क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्ड्स, ऐसा क्वेश्चन हम अटैच करते हैं कि जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाता है। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि आज सोमवार है, ठीक है, अब मुझे पता है कि आज सोमवार है, इसीलिए मैंने कहा कि आज सोमवार है। और अगर मुझे डाउट होगा तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा आज सोमवार है ना। तो जो ये मैं ना लगाऊंगा, ये ना क्या शो करेगा कि मुझे अपने इस बात के बारे में डाउट है, और इस ना की वजह से वो पॉजिटिव सेंटेंस बन गया किस में? क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। सिर्फ मैंने उसके साथ एक टुकड़ा अटैच किया, राइट। अब इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि आज जुम्मा नहीं है, तो मतलब मैं श्योर हूँ। और अगर मुझे डाउट होगा तो मैं कहूँगा कि आज जुम्मा नहीं है ना। तो ये ना की वजह से मेरा एक नेगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन में, और ये ना जो है ये असल में उर्दू का टैग क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे पास वो स्टूडेंट्स के जो पशीन के हैं, राइट, वो क्या करते हैं, पशीन वालों का फिर अपना एक टैग क्वेश्चन है, राइट। तो कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पशीन वालों का टैग क्वेश्चन क्या है? यस सबूर, बिल्कुल। पशीन वाले क्या करते हैं, वो किसी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस के आखिर में लगा देते हैं अवो का, और वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? वो टैग क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं कि नन सोमवार दी अवो का, तो इसका मतलब वो जब अवो का लगाते हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे अपनी इस बात के बारे में डाउट है, राइट। अच्छा, इसमें रूल क्या है? यूजुअली क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है स्टेटमेंट, और फिर उसके साथ जब जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वो टुकड़ा जो जोड़ा जाता है उसको कहते हैं टैग क्वेश्चन, ठीक है। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, यानी आपको यहाँ पर नॉट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि ही इज रनिंग, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कंफर्मेशन करूँ, तो मैं कॉमा लगाकर एक टुकड़ा लगा दूंगा, और उसमें मैं क्या करूँगा, मैं हेल्पिंग वर्ब उठाऊँगा, ये उठाया। अब चूंकि इसको पॉजिटिव बनाना, नेगेटिव बनाना है, तो मैं इसके साथ नॉट की शॉर्ट फॉर्म अटैच करूँगा। आई रिपीट, नॉट की शॉर्ट फॉर्म अटैच किया, और फिर प्रोनाउन हमारे पास आ गया, तो ये बन जाएगा इजंट ही। यस रूफ, वेरी गुड। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव, मतलब उसमें नॉट नहीं होगा। अब देखिए, मैं कहता हूं कि ही इज नॉट रनिंग, राइट। मैं हेल्पिंग वर्ब उठा लूंगा इज,
अब चूंकि यहाँ पर नॉट आ गया है तो यहाँ पर नॉट की ज़रूरत नहीं होगी। फिर प्रोनाउन उठा लेता हूँ, इज़ ही। ये रहा हमारा टैग क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी रूल को अगर आप सामने रखें तो आपको नेक्स्ट सेंटेंस की करेक्शन में इशू नहीं होगा। देखिए कैसे, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 years, इजंट इट। सबसे पहले तो आप एक काम करें, ये देखें कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो फिर आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या ढूंढना है, यहाँ पर मुझे ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। तो मैंने हैव लिख लिया। अब चूंकि पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैवंट, और ये रहा हमारे पास प्रोनाउन यू। तो ये इसका करेक्ट टैग क्वेश्चन होगा। इसने जो लिखा ना इजंट इट, ये गलत है। करेक्ट वाला क्या होगा, हैवंट यू, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं तो एक पॉइंट अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसमें मैंने कहा था 6 वर्ड्स याद रखने। क्या करना है, 6 वर्ड्स याद रखने। अब वो कौन कौन से, ईच, एवरी, ईदर, वन, नीदर, नन, ठीक है। और हमने कहा था कि ये यूज होते हैं किस सेंस में, सिंगुलर की सेंस में यूज होंगे, ठीक है। अब देखिए ईदर जब आ गया ना सिंगुलर वाले सेंस में आ गया, तो अब आपने क्या करना है, इसके साथ हैव नहीं हैज यूज करा है। हैज ईदर ऑफ यू सीन माई पेन। अब देखिए अगर यहां पर ईदर की जगह पे वर्ड होता हैव बोथ ऑफ यू फॉट, ठीक है। अब देखिए बोथ चूंकि सिंगुलर नहीं है, 2 शो करता है प्लूरल, तो इसलिए हमने क्या लगाया, हैव लगाया। लेकिन ईदर चूंकि इस ग्रुप का मेंबर है तो ये सिंगुलर होगा, तो इसलिए हम हैव नहीं बल्कि हैज यूज करेंगे। तो यह आ जाएगा हैज ईदर ऑफ यू सीन माई पेन। फिर नेक्स्ट आते हैं 143 की तरफ। अब देखिए हमारे पास है एग्री विथ और एग्री टू। एग्री विद समवन, किसी के साथ जब आप एग्री करते हैं तो आप लिख लें एग्री विद, और अगर आप किसी चीज़ पर एग्री करते हैं तो फिर आप कहेंगे एग्री टू। माई बॉस एग्रीड विद माई प्लान। मेरे बॉस ने मेरे साथ एग्री नहीं किया, मेरे प्लान के साथ एग्री किया, ठीक है। तो प्लान के लिए हम विद नहीं लिखेंगे बल्कि टू लिखेंगे। माई बॉस एग्रीड टू माई प्लान। अच्छा, फिर जब हम आते हैं 144 की तरफ, ठीक है। अब 144 में उसने लिखा हुआ है कि आई एग्री टू यू, तो आई एग्री टू यू नहीं बल्कि आई एग्री विद यू, ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं 145। अब 145 में जो एरर है उसके लिए एक रूल है जिसे हम कहते हैं क्या, पैरेललिज्म, ठीक है। पैरेललिज्म का मतलब क्या है, बराबर, इक्वल, ठीक है। यानी आपने इक्वालिटी रखनी है। अब इक्वालिटी कैसे रखनी है, देखिए वो कह रहे कि ही इज वेटिंग फॉर अ बेटर एंड प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी,
ठीक है। अब बेटर हमारे पास गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। प्रॉमिसिंग हमारे पास एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, एक तरफ कंपैरेटिव है एक तरफ पॉजिटिव, तो दोनों को कंपैरेटिव बना देते हैं। तो ये आ जाएगा ही इज वेटिंग फॉर अ बेटर एंड मोर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी। यानी आपने क्या करना है, आपने पैरेलल रखना है, ठीक है। अगर एक तरफ कंपैरेटिव डिग्री है तो दूसरी तरफ भी कंपैरेटिव डिग्री को आना चाहिए। यस फातिमा, एग्जैक्टली, मोर प्रॉमिसिंग। फिर 146 में भी पैरेललिज्म वाला रूल अप्लाई होगा। अब देखिए पैरेललिज्म में आप चीज़ों को सेम रखेंगे, कैसे देखें ज़रा। अगर मैं ये कहूँ कि केयरफुली, ठीक है। अब जिन्होंने ग्रामर पढ़ी है तो उन्हें आइडिया होगा कि केयरफुली क्या है, एडवर्ब है। और दूसरी तरफ उसने लिखा हुआ है विद अटेंशन। अब ये एक वर्ड है एडवर्ब, जबकि ये एक वर्ड वाला एडवर्ब नहीं है। तो हमें क्या करना है, बराबर रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों की जगह पर एक एडवर्ब यूज़ कर लूँगा। विद अटेंशन के लिए मैं एक वर्ड वाला एडवर्ब यूज़ कर सकता हूँ, क्या, अटेंटिवली। क्या चीज़, अटेंटिवली, राइट। अब इसी चीज़ को अगर आप सामने रखें, वो ये कह रहे कि अ गुड रीडर, यानी एक अच्छे रीडर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्वालिटीज़ जब हम कहते हैं ना तो इसका मतलब ये है एडजेक्टिव। अच्छा, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो कहता है कि एक तो उसको होना चाहिए क्या, हार्ड वर्किंग। चलिए ये एडजेक्टिव तो हमारे पास आ गया, हार्ड वर्किंग। अब दूसरी तरफ भी हमें एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन उसने लिखा हुआ है क्या, पोजेस इंटेलिजेंस। तो आप मुझे बताएं कि ये पोजेस इंटेलिजेंस, इन दो वर्ड्स के बजाय मुझे इनमें से कोई एक लफ्ज़ वाला एडजेक्टिव बनाकर दिखा दें। चलिए देखते हैं कौन बनाता है। जो पहले आंसर देगा उसको शाबाशी मिलेगी। चले, वेरी गुड, सोफिया खान शाबाशी ले गई। अब पोजेस इंटेलिजेंस के लिए हम एक एडजेक्टिव बना सकते हैं, क्या, इंटेलिजेंट, राइट। तो अब ये बराबर हो जाएगा, राइट। ये जहांगीर सुमरो वेरी गुड और उम्मे अरूश वेरी गुड। तो अ गुड टीचर, सॉरी, अ गुड रीडर मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड पोजेस इंटेलिजेंस नहीं, इसकी जगह एक वर्ड आ जाएगा कि हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए और इंटेलिजेंट भी। तो ये हमारे पास आ जाएंगे दोनों एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव। अब दोनों तरफ पैरेलल हो गया है, राइट। नेक्स्ट वन वेरी कॉमन, इसको जरा गौर से देखिए। देखिए एक है कुड नॉट हेल्प और एक है कुड नॉट हेल्प बट। एक ये कुड नॉट हेल्प और एक ये कुड नॉट हेल्प बट, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ कुड नॉट हेल्प यूज़ करेंगे
तो इसके बाद अगर फॉरेन वर्ब आएगा तो वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और अगर आप लिखें कुड नॉट हेल्प बट तो फिर इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब दोनों का एक ही है, यानी ये काम मेरे बस में नहीं था और मुझसे हो गया, ये काम मेरे बस में नहीं था और मुझसे हो गया। यानी आप कहते हैं कि यार मेरे बस में नहीं था और मेरे हाथों से थप्पड़ लग गया, ठीक है। तो फिर मैं कहूँगा कि आई कुड नॉट हेल्प, अब आईएनजी वाली फॉर्म, स्लैपिंग हिम, ठीक है। अब इस बात को मैं यूं भी कह सकता हूं, आई कुड नॉट हेल्प बट, अब फर्स्ट फॉर्म, स्लैप हिम, ठीक है। अब इसी चीज को अगर आप सामने रखें, आई कुड नॉट हेल्प, अब इसके बाद जब बट आ रहा है तो आपको आईएनजी वाली फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ एट हिज जोक्स, और 148 में आई कुड नॉट हेल्प, अब इसके बाद डायरेक्टली अगर आएगी तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, आईएनजी वाली फॉर्म, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स, ठीक है। यानी ये आपने ध्यान में रखना है कि कहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी और कहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। फिर 149, पेरिस हैज़ ऑलमोस्ट 3 times एज मैनी रेन एज लंदन हैज़। मुझे बताएं 149 में क्या गलती होगी? कोई बता सकता है 149 में? चलिए ज़रा जल्दी से बताएं कि इसमें क्या गलती होगी। देखिए पॉइंट इसमें ये है कि जब हम बात करेंगे रेन के बारे में, रेन काउंटेबल नहीं है, और जो चीज़ काउंटेबल नहीं होती है उसके बारे में हम मैनी नहीं, हम मच यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैनी रेन, बल्कि अब क्या कहेंगे, मच रेन। पेरिस हैज़ ऑलमोस्ट 3 times एज मच रेन
as London has. यस फातिमा, वेरी गुड। चलिए आज के लिए लास्ट करेक्शन, उसके बाद फिर आएंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स के सेशन की तरफ, ठीक है। 150 ये CSS के पास पेपर का है। यू शुड टॉक टू द कंसर्न्ड ऑफिसर। अब देखिए हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं, कंसर्न्ड, इन्वॉल्व्ड, प्रेजेंट, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं एडजेक्टिव, उसके बाद आ जाता है नाउन, लेकिन ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं कि इसमें नाउन पहले आ जाता है, एडजेक्टिव बाद में, ठीक है। अब देखिए अगर सेंटेंस ये हो कि द पुलिस अरेस्टेड द प्रेजेंट पीपल, ठीक है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस ने क्या किया, जो मौजूद लोग थे उन्हें अरेस्ट किया, ठीक है। लेकिन अब जब प्रेजेंट यूज़ होगा तो हम यूं करेंगे कि इसको पहले यूज़ करेंगे। करेक्शन क्या होगी, द पुलिस अरेस्टेड द पीपल प्रेजेंट, ठीक है। इसी तरह आपके पास सेंटेंस है यू शुड टॉक टू द कंसर्न्ड ऑफिसर, नहीं, यू शुड टॉक टू द ऑफिसर कंसर्न्ड, ठीक है। इसका सीक्वेंस का आपने ज़रा माइंड में रखना है। यस फरीदून, वेरी गुड। यू शुड टॉक टू द ऑफिसर कंसर्न्ड, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गई आज की करेक्शन। अब एक 5 से 10 मिनट हम देते हैं किस चीज़ को, क्वेश्चन आंसर के सेशन को। तो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन पूछते जाएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। चलिए अब आते हैं ज़रा क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। यस फरीदून, ऑफिसर कंसर्न कॉपी, शाबाश। अच्छा फिर फैज़ मोहम्मद साहब का मैसेज है और ये पैराग्राफ की शक्ल में, चलिए मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। सर, इन द लास्ट लेक्चर यू प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ द essay द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। फॉर द लास्ट 15 years देयर हैज़ बीन नो अनाउंस्ड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, सो हाउ डू वी explain the interruption in democracy in that period? Should we write about election cheating? नहीं फैज़ मोहम्मद, देखिए ये चीज़ आपने ज़रा ज़हन में रखनी है कि डेमोक्रेसी के लिए मैंने उसमें कहा था कि अगर ट्रू डेमोक्रेसी, ब्राइट डेमोक्रेसी चाहिए होगी तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, कम अज़ कम 5 टेन्योर्स विदाउट एनी इंटरप्शन जब होंगे तब हम उसको कहेंगे कि ट्रू डेमोक्रेसी है। तो फिर आप देख लें 5 टेन्योर मतलब 25 ईयर्स, ठीक है। तो 25 ईयर्स नहीं बल्कि 15 साल 16 साल पहले ही देयर वाज मार्शल लॉ। अच्छा फिर नेक्स्ट हमारे पास है खुदानूर कह रहे हैं कि सर सोल्यूशन
कंक्लूजन पैराग्राफ में मर्ज कर सकते हैं। यस खुदाइनूर, बिल्कुल मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और अरसलान कह रहे हैं कि लास्ट रिपीट प्लीज़। अभी अरसलान मुझे पता नहीं क्या रिपीट करूँ। अहमद बरमज़ई कह रहे हैं सर वोकेबलरी बिल्डिंग पर 1 लेक्चर। हाँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगला लेक्चर वोकेबलरी बिल्डिंग पर हो। तो अहमद बरमज़ई आपने क्या करना है कि कल मुझे लेक्चर से 15 मिनट पहले एक छोटा सा मैसेज कर दें कि सर वोकेबलरी बिल्डिंग पर आज लेक्चर देना है, तो उस पर बात हो जाएगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं। फातिमा खान कह रही है सर क्या ऐसे राइटिंग के लिए डेली रीडिंग करना ज़रूरी है? देखिए फातिमा खान, ऐसे राइटिंग के लिए मैंने कहा ना कि सब चीज़ें अपनी जगह पर, आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, कंटेंट होने चाहिए। तो उसके लिए अगर आप डेली रीडिंग कर ले, 2 दिन बाद कर ले, रीडिंग उसके लिए ज़रूरी है। नौशीन कह रही है सलाम सर, अब्बा जी की तबीयत। हाँ नौशीन, लेक्चर के शुरू में बता चुका हूँ कि अब्बा जान की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है और ऑपरेशन माशाल्लाह सक्सेसफुल हो गया। 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद इंशाल्लाह डिस्चार्ज करेंगे। तो आप सब की दुआओं का और कंसर्न्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मजीद नासर, एप्लीकेशन राइटिंग तो कोर्स में नहीं है, लेटर राइटिंग के ऊपर एक लेक्चर इंशाल्लाह दे दूँगा। हमायूं कह रहे सर 2 कंसेप्ट्स हैं, लोग ज़्यादा टेस्ट दे रहे हैं इसलिए ऐसे में आउटलाइन देने का कह सकते हैं। यस हमायूं, ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि चूँकि बहुत ज़्यादा लोग टेस्ट दे रहे हैं तो इसलिए उनको फ़िल्टर करने के लिए मुझे लगता है, काफ़ी पक्का लगता है कि एग्ज़ामिनर आउटलाइन के लिए आपको कहेगा। यानी अगर मैं पेपर बनाऊँ ना, मैं बनाता नहीं हूँ, अगर मैं पेपर बनाऊँ तो मैं ज़रूर आउटलाइन के लिए कहूँगा ताकि मेरे लिए आसानी हो। एलिना खान कह रही है कि सर इफ देयर इज एन एसे ऑन फ्लॉज इन एजुकेशन एंड सोल्यूशन टू काउंटर देम, तो इसमें बॉडी पैराग्राफ में दोनों अलग अलग डिस्कस करें या एक ही प्रॉब्लम को हाईलाइट करके उसी पैराग्राफ में सॉल्यूशन भी लिखें। देखिए एलिना, इसमें नॉर्मली टीचर्स ये कहते हैं कि आप एक ही पैराग्राफ में प्रॉब्लम लिखकर फिर उसका सॉल्यूशन ना दें, बल्कि प्रॉब्लम्स को अलग लिखें, अलग अलग लिखें और उसके सॉल्यूशंस को अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखें। खुदानूर काकर कह रहे हैं सॉल्यूशन कंक्लूजन पैराग्राफ में मर्ज कर सकते हैं। ये मैं जवाब दे चुका हूँ कि सॉल्यूशन को कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में बिल्कुल मर्ज कर सकते हैं। जुनैद सर फैक्ट बुक में मौजूद 2022-23 का डेटा लिख सकते हैं। देखिए जुनैद, अगर आप कहेंगे ना अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा और फिर आप बात करेंगे 2022-23 की, तो ये कंट्रास्ट हो जाएगा। कोशिश करेंगे फ्रेश डेटा ढूंढने। चले मजीद नासर, लेटर राइटिंग पर इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो गिफ्ट वाली क्लास के लिए रख लूँगा। इमरान, इंशाल्लाह लेटर राइटिंग पर लेक्चर हो जाएगा। आपकी कोर्स में एप्लीकेशन राइटिंग नहीं है, लेटर राइटिंग है। अच्छा, हमायूं कह रहे दूसरा कंसेप्ट ये है कि शॉर्ट एसे है हेडमास्टर के टेस्ट में आउटलाइन का नहीं कह सकते। आपका क्या कहना है, आउटलाइन का कह सकते हैं? हमायूं, मैंने कहा ना, मुझे काफ़ी लगता है कि वो आउटलाइन का कह सकते हैं। क्यों? मैंने रीज़न भी बता दिया कि लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि आपके सामने एग्जाम्पल किस चीज़ की है, नायब तहसीलदार की, चूँकि उसमें लोग बहुत ज़्यादा थे, उसमें उन्होंने कहा है कि आपने लिखना है। खलील बंगुज़ई, लेटर राइटिंग इंशाल्लाह हो जाएगा। वज़ीरा कह रही है सर लेटर राइटिंग भी करवा दे अब किसी दिन, ताकि हम लेटर का प्रैक्टिस भी कर सके। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जल्दी करवा दूँगा। अच्छा, स्माइल नेम नायला है, ठीक है सर। एसए के लिए कैसे पता चलेगा कि इंट्रो ख़त्म हुआ और मेन बॉडी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुआ? मतलब जब हेडिंग नहीं देना तो कैसे पता चलेगा? देखिए नायला, उसमें स्टूडेंट्स को मैंने ये कहा है, चूँकि सारी क्लासेस ओपन ग्रुप में नहीं थी, उसमें मैंने यही कहा है कि आप जब बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे, आपके बॉडी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस ही किस चीज़ का काम करता है?
वो काम करता है एक हेडिंग का। तो अगर आप हेडिंग नहीं भी दे रहे तो आपके बॉडी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस हेडिंग का काम करेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद खान की तरफ से, सर वो पेज एक बार दिखाएं, टिक लेना है। कौन सी पेज के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे ज़रा बता दें, या फिर मसला नहीं है, आप लेक्चर को दोबारा सुनेंगे तो जहाँ पर पिक लेनी होगी वहाँ पर उसको पॉज करके बेशक आप उसकी पिक ले लें। अच्छा, सबूर खान कह रही सर क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है कि एग्जैक्ट पॉइंट क्या पूछ रहे हैं। देखिए, मेन चीज़ यही होती है, आप लोगों को मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर दूंगा किस चीज़ पर, डिकोडिंग पर, ठीक है, कि आपने क्वेश्चन को किस तरह डिकोड करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन चूंकि वो क्वेश्चन को ठीक तरह से डिकोड नहीं कर पाते तो इसलिए वो गलत आंसर लिख देते हैं। इस पर भी इंशाल्लाह एक लेक्चर है। नौशीन मुराद बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीरा कह रही सर सेंटेंस स्ट्रक्चर में मिस्टेक्स होते हैं, कैसे ख़त्म किया जा सकता है। देखिए वज़ीरा उसका एक आसान सा तरीका ये है कि आप यूँ करें कि डेली 10 से 15 सेंटेंसेस लिखें, ठीक है, फिर उन सेंटेंसेस को 1 बाय 1 चैट जीपीटी वाले को कहें कि भाई इन सेंटेंसेस की करेक्शन करके दे, तो वो आपको जो जो करेक्शन करके देगा आप अपने पास एक छोटा सा रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसमें एक तरफ लिख लें इनकरेक्ट, एक तरफ लिख लें करेक्ट। इनकरेक्ट वो सेंटेंस जो आपने लिखा है, करेक्ट वो सेंटेंस जो चैट जीपीटी ने आपको करेक्ट करके दिया है। इस तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी राइटिंग से जो एरर्स हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। अच्छा, अब्दुल मजीद नासर कह रहे हैं सर मोस्टली लॉन्ग एसे में कॉम्प्लेक्स वर्डिंग यूज़ करते हैं, इट इज़ गुड फॉर एसे राइटिंग। देखिए मजीद नासर, पहले लेक्चर्स में मैं ये कह चुका हूँ कि वोकेबलरी का काम या वर्डिंग्स का काम सिर्फ़ और सिर्फ आपका मैसेज पहुँचाना है। एग्ज़ामिनर वर्डिंग्स देकर आपको पास नहीं करेगा, एग्ज़ामिनर आपके स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स को देखकर आपको पास करेगा। आयशा जरूर कह रही है सर अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिखने हो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अलग अलग आउटलाइन लिखने होंगे। यस, आपने पॉजिटिव के अलग लिखने होंगे और नेगेटिव के अलग मेंशन करने होंगे। इमरान बलोच सर सेंटेंस कंसिस्टेंसी लेक्चर, इमरान सेंटेंस कंसिस्टेंसी नहीं है, टेंस कंसिस्टेंसी है, और उस पर लेक्चर इंशाल्लाह 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूँगा। वज़ीरा कह रही सर एसएस वालों पर कोई केस है बीएड का। देखिए, एक तो कुछ स्टूडेंट्स इस खुशफहमी में बैठे हुए हैं कि कोई केस लगा हुआ है, फिर अदालत में पेशी होगी, फिर हमें तैयारी के लिए और भी टाइम मिल जाएगा। इस खुशफहमी में स्टूडेंट्स अपनी तैयारी ढीली छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम सर पे आ जाते हैं और फिर सर पीटते हैं। बस कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप 20 जुलाई माइंड में रखें। अब यह कह रही है सर आप कभी किसी क्लास में पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, फिर उसके बाद रशीद उमरानी कह रहे हैं सर टेंस कंसिस्टेंसी कब करेंगे। वो इंशाल्लाह मैंने कहा ना कि 2-3 दिनों में वो भी स्टार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन, हयात मिर्ज़ई कह रहे हैं सर प्रोज एंड कॉन्स वाले पैराज में बॉडी का 3 पैरा क्या होना चाहिए। ठीक है, इंट्रो, फिर पैरा 1 है बॉडी 2, प्रोज बॉडी 3, कॉन्स 4। ठीक है, अब लाजमी बात है कि अगर आप बता रहे हैं कि किसी चीज़ में कुछ बुराइयां हैं तो 4th पर आप बता देंगे किस चीज़ के बारे में, सजेशंस के बारे में, कि जिसमें आप बताएंगे कि इन बुराइयों को कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है किस चीज़ के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, आपने उसकी अच्छाइयाँ भी बता दी, आपने उसकी बुराइयाँ भी बता दी। अब आपने एक और चीज़ बतानी है कि इस बुराइयों को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 4 पे आपकी सजेशंस आ जाएंगी कि हाउ टू ओवरकम द कॉन्स। नायला पूछ रही है सर पहला सेंटेंस हेडिंग की जगह कैसे ले सकता है।
प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि अगर हेडिंग देखें ये चीज़ मैं पेड क्लास में पढ़ा चुका हूँ। चलिए यहाँ भी बता देता हूँ। देखिए, सपोज एक पैराग्राफ ऐसे जो हमने डिस्कस किया था, इज़ द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डार्क इन पाकिस्तान, ठीक है, उसके एक हेडिंग अगर हम दे दें तो वो क्या होता, लो लिटरेसी रेट, ठीक है। अगर हम हेडिंग देते तो ये हमारी हेडिंग होती। अब चूंकि हेडिंग के ऊपर पाबंदी है तो आप क्या करेंगे, आप हेडिंग नहीं देंगे बल्कि पैराग्राफ का पहला सेंटेंस लिखेंगे कि लो लिटरेसी रेट इज another factor responsible for the dark future, ठीक है। अब देखिए, मैंने हेडिंग नहीं दी लेकिन मैंने पहले सेंटेंस में उसे बता दिया कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, लो लिटरेसी एज वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड द डार्क फ्यूचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर हमारे पास है, सर अगर आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो और स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो ऐसे वीक कंसिडर होगा। देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनर उस पर आपको माफ़ कर सकता है, लेकिन आपने ब्लंडर नहीं करने, यानी ऐसे ऊट पटांग के स्पेलिंग भी आपने नहीं लिखने कि उससे एग्जामिनर इरिटेट हो जाए। रशीद उमरानी कह रहे सर आप बहुत अच्छे हैं, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दूँ। अब्दुल मजीद नासर कह रहे सर एक सजेशन है, आप यूट्यूब पर लेक्चर दिया करें, ऑल्सो अर्निंग सोर्सेज। हाँ, वो मोनेटाइज तो हुआ था, फिर बीच में मुझे टाइम नहीं मिला, तो फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह कंसीडर करते हैं। दाइनूर कह रहे हैं कि एसेज कब तक शेयर करेंगे। दाइनूर, स्टूडेंट्स एसेज लिखेंगे, मैं चेक करूँगा, उसके बाद ही मैं शेयर करूँगा। नादिया खान सर उर्दू ऐसे टॉपिक्स आज भी मैंने असमत साहब को कहा है, तो उम्मीद है कल तक वो मुझे दे देंगे। नाज़न बलोच सर ग्रामर क्लास कब रिस्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह कमिंग वीक में। ये हेडमास्टर वालों से मैं ज़रा जान छुड़ा लूँ। अबू अंजला नहीं, देखिए चूँकि आप थोड़ा सा जब मेच्योर एकेडमिक राइटिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें हेडिंग्स को अवॉइड किया जाता है, तो इसलिए कोशिश करें हेडिंग्स ना दें। वज़ीरा कह रही हैं सर उर्दू अब तक स्टार्ट नहीं किया है सर, आपका वेट कर रहे हैं लेटर और एसे का। काइंडली मैं लेक्चर के बाद असमत साहब को एक सख्त वॉइस मैसेज करूँगा, कॉल करूँगा, ताकि वो इस पर काम कर सके। इमरान बलोच से रिमेनिंग असाइनमेंट, यस आप लोगों की जो पैराग्राफ राइटिंग वाली थी उसकी कुछ असाइनमेंट जो थी वो चेक हो गई, और जो कुछ रह गई हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं हॉस्पिटल में बिज़ी हूँ, आज तक बिज़ी हूँ, और क्लास के लिए थोड़ा सा मैंने टाइम निकाला क्योंकि आइडिया है कि स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो जो बाकी आप लोगों के पैराग्राफ्स रह गए हैं असाइनमेंट, वो इंशाल्लाह मैं चेक करके जल्दी शेयर कर दूँगा। चलें, इसके साथ ही इजाज़त दें। अच्छा, नैना फिर कह रही सर आपका क्वेश्चन आंसर वाला सेशन लाइक ख़जाना है, कम टाइम में जितना लूटना है लूट लें। चलिए ठीक है, आप लोग लूट लें इंशाल्लाह, उसमें कोई इशू नहीं है। सर कोटेशन वाला फ़ाइल कब आएगा? वो कोटेशन वाला जो मेरी स्टूडेंट हैं उनको कल मैं एक रिमाइंडर दे दूंगा, वो उस पर काम कर रही हैं, तो लाजमी बात है उसमें 2-3 दिन लगेंगे, तो इंशाल्लाह वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अबू अंजला बाबा की तबीयत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और फिर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये रिमेनिंग जितने भी लेक्चर्स हैं
इसमें कुछ लेक्चर्स मैं पेड ग्रुप में रखूँगा, जबकि अक्सर जो है वो इंशाल्लाह जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं ये गिफ्ट वाले क्लासेस में ले लिया करूँगा। तो खुश रहें, सलामत रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।